सभी दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के प्रातःकालीन अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में आप खबरें खेती की और मंडी भाव तो देखेंगे ही, साथ ही आपके लिए खास जानकारी रहेगी कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान द्वारा क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन उससे पहले कृषि जगत में चल रही गतिविधियों की जानकारी के लिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। अंतरिम बजट में चावल भंडारण सेवा कर मुक्त, विश्व स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी, धान की नई किस्म जारी, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए विशेष परीक्षण, चीनी निर्यात पर अनुदान में बढ़ोतरी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। सरकार ने वर्ष 2014-15 के लिए पेश किए गए अंतरिम बजट में किसानों को खास सहूलियत दी है। किसान भाइयों, केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में वर्ष 2014-15 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन की सराहना करते हुए किसानों के हितों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। देश में इस बार मौसम की मेहरबानी से अच्छी बरसात हुई है, जिसका सीधा फायदा किसानों को हुआ है। वित्त मंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि चालू वित्त वर्ष में देश में 263 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हो रहा है, जो वित्त वर्ष 2012-13 के 255.36 मिलियन टन से काफी अधिक है। इस सीजन में गन्ना, कपास, दलहन और तिलहन और गुणवत्तापूर्वक बीजों का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने किसानों की खेती के लिए 8 लाख करोड़ रुपए का निर्धारण कृषि ऋण के लिए किया है। इससे किसानों को फसल उत्पादन व खेती व जरूरी चीजों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए उर्वरक सब्सिडी में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे वे उर्वरकों की खरीद बेहतर ढंग से कर सकें। खाद्यान्न उत्पादन बेहतर होने के साथ ही उनके रखरखाव में आने वाली दिक्कत को भी ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस अंतरिम बजट में वेयर हाउसिंग के निर्माण जैसे कार्यों को सेवा कर से मुक्त कर दिया है। चावल उत्पादन के रिकॉर्ड को देखते हुए चावल की पैकिंग, लोडिंग व अनलोडिंग जैसे कार्यों को भी सेवा कर से मुक्त करके किसानों के हित में कदम उठाए गए हैं। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 4.6% पहुंचने की उम्मीद जगाकर यह विश्वास प्रकट किया है कि इस बार किसानों के लिए काफी कुछ बेहतर होगा। अभी तक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 4% के आसपास तक ही सीमित रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति से यह लक्ष्य निर्धारित किया है। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25% कर दिया जाए और एक दशक में 10 करोड़ रोजगार सर्जित किए जाएं। देश में हाल ही में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिससे देश के अधिकांश तबके को फायदा होगा। वित्त मंत्री का यह आंतरिक बजट किसानों के लिए काफी हितकारी है। इससे किसानों को कृषि क्षेत्र में कई फायदे होंगे। बजट में कृषि एवं किसान हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। अपनी मेहनत से भरपूर उत्पादन लेकर किसान भाई मांग की पूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही इसका प्रभाव महंगाई घटाने पर भी पड़ता है। विश्व स्तर पर जारी ताजा रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में वैश्विक खाद्य महंगाई दर में गिरावट आई है। सुनहरी कलियों की खूबसूरती लिए गेहूं की खड़ी फसल किसानों के बूंदों की चमक है। उसकी मेहनत से प्राप्त भरपूर उत्पादन का वायदा भी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर इस वर्ष किसानों की मेहनत रंग लाई है और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। परिणाम स्वरूप वैश्विक महंगाई दर पिछले 3 माह में पहली बार घटी है। रिपोर्ट के अनुसार खाद्य मूल्य सूचक का आंकड़ा जनवरी में 203.4 अंक पर दर्ज हुआ। इसके अंतर्गत चीनी का मूल्य 5.6 और सब्जियों का मूल्य 3.8% घटा। यही नहीं, अनाजों, तेल और मांस उत्पादों में भी गिरावट दर्ज की गई।
देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार और कृषि वैज्ञानिक पूरी तरह से समर्पित हैं। इसी क्रम के अंतर्गत धान की एक ऐसी उन्नत किस्म विकसित की गई है जो जल्द पकती है। पेश है इस दिशा में एक शोधपरक रिपोर्ट। विश्व को धान की सौगात भारत ने ही दी है। लगभग देश के हर क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है और क्षेत्र विशेष के लिए उन्नत किस्में भी विकसित की गई हैं। हाल ही में देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के लिए धान की उन्नत किस्म आरसी मणिफऊ 12 विकसित की गई है। परीक्षण के तौर पर मणिपुर में इसे उगाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस किस्म की बुआई का उचित समय अगला माह यानी मार्च है। मणिपुर की घाटी में धान की ये किस्म 90 से 105 दिन में तैयार हो जाती है। देश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को उनका भुगतान न किए जाने का हल निकालते हुए सरकार द्वारा चीनी निर्यात पर अनुदान में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेश है किसान हितकारी ये रिपोर्ट। खेत में उपजी ये मिठास भरी उपज यानी गन्ना लंबे समय से किसानों के लिए जहां प्रसन्नता का विषय बनती है, वहीं समय पर भुगतान न किए जाने पर समस्या का सबब भी बनती है। इसी का तोड़ निकालते हुए सरकार द्वारा चीनी के निर्यात पर 3,333 रुपए प्रति टन के अनुदान यानी सब्सिडी को स्वीकृति दे दी है। ज्ञात हो इससे विदेशों में बिकने वाली कच्ची चीनी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं नकदी संकट से जूझ रहे चीनी उद्योग को भी मदद मिलेगी। इस तरह से प्राप्त विदेशी मुद्रा का सृजन भी होगा और गन्ना उत्पादक का बकाया भुगतान भी किया जा सकेगा। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा फसल उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल में बर्फबारी हो सकती है। अगले 48 घंटों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और लक्षद्वीप में बारिश होने की संभावना है। अगले 48 घंटों में तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब देखते हैं देश की विभिन्न कृषि मंडियों में जिंसों के भाव, जिससे आप अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठा सकें। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से। कॉफी मंजेरी केरल की मंडी में 18,000 से 19,500 रुपए। चाय मंजेरी केरल की मंडी में 14,500 से 15,500 रुपए। धान नांदयाल आंध्र प्रदेश में 3,500 से 3,600 रुपए। चावल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की मंडी में 3,300 से 3,500 रुपए। सरसों तेल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 8,450 से 8,550 रुपए। अरहर राजकोट गुजरात की मंडी में 3,380 से 4,140 रुपए। मसूर दाल जम्मू व कश्मीर में 6,000 से 6,100 रुपए। और अब एक नजर डाल लेते हैं फल सब्जियों के भावों पर। सेब बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की मंडी में 8,000 से 9,000 रुपए। केला गुड़गांव हरियाणा की मंडी में 2,400 रुपए। फूलगोभी कछार असम की मंडी में 400 से 700 रुपए। भिंडी उदयपुर राजस्थान में 2,000 से 3,200 रुपए। प्याज गुड़गांव हरियाणा की मंडी में 500 से 1,000 रुपए। और अब एक नजर डाल लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में मसालों के भावों पर। धनिया बीज राजकोट गुजरात की मंडी में 5,000 से 6,500 रुपए।
लाल मिर्च डीडीगुल तमिलनाडु में 7,000 से 8,500 रुपए, जीरा जोधपुर राजस्थान की मंडी में 9,800 से 10,200 रुपए, लहसुन उकलाना हरियाणा की मंडी में 5,000 से 5,000 रुपए। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों, इसमें दो राय नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कृषि आधारित रोजगार ज़्यादा मुनाफा दिलाते हैं। पशुपालन की बात करें तो सदियों से ये किसानों के लिए लाभदायक रहे हैं, साथ ही इनके लिए दाना चारा हमारे खेतों से ही मिल जाता है। दुधारू पशुओं में सबसे ज़्यादा मात्रा में वसा भैंस के दूध में होती है और देश के विभिन्न हिस्सों में पाली जाने वाली अनेक भैंस की नस्लों की बदौलत ही हमारे देश में दूध का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। और मुर्रा भैंस तो हरियाणा राज्य का गौरव है। इस राज्य में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में इनसे अधिक उत्पादन के लेने के लिए कार्यरत है और इसमें कार्यरत सभी वैज्ञानिक दिन रात अनुसंधान कार्यों में जुटे हैं। किसानों के लिए ये संस्थान किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और किस प्रकार दुग्ध उत्पादन में योगदान दे रहा है, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में। देश में दूध उत्पादन में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगर विश्व में दूध की औसत उपलब्धता प्रति व्यक्ति देखें तो 285 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बैठती है, जबकि भारत में ये आंकड़ा 290 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का है। यानी प्रति व्यक्ति भारत में दूध उपलब्धता वैश्विक औसत से अधिक है। अन्य देशों की तुलना में भारत में पिछले 5 वर्ष से दूध उत्पादन में इजाफा भी सबसे अधिक हुआ है। भारत में बीते 5 वर्ष में दूध उत्पादन 2.5 करोड़ टन बढ़ा है, जबकि अमेरिका में 66 लाख टन, चीन में 54 लाख टन, न्यूजीलैंड में 27 लाख टन और यूरोपीय यूनियन में 16 लाख टन का इजाफा हुआ है। देश में दूध उत्पादन करीब 13.5 करोड़ टन है, जो विश्व में सबसे अधिक है और इस उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान है भैंसों का। कुल दूध उत्पादन में करीब 70% का योगदान भैंसों का है और भारत में विश्व की सबसे उन्नत भैंसों की नस्लें पाई जाती हैं। अपनी इस धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से सही प्रबंधन की विधियां और नस्ल सुधार की विधियां विकसित करने के लिए भारत सरकार ने 1985 में CIRB यानी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, जो भैंस अनुसंधान के क्षेत्र में बेहद सार्थक भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सन 1985 में 1 फरवरी को इसकी स्थापना की। इसके लिए हरियाणा सरकार से हिसार स्थित मुर्रा का फार्म और उसके साथ उसकी ज़मीन और शेड वगैरह ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ट्रांसफ़र करके इसकी यहाँ स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कि भैंस हमारे देश का एक प्रमुख पशु है जो कि हमको दूध देता है। आज के दिन हमारा देश में दूध उत्पादन में दुनिया में शिखर पर है और उस दूध उत्पादन जो कि लगभग 135 मिलियन टन से अधिक है, उसमें 55% के लगभग जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसका योगदान है, वो भैंस का है।
इसलिए भैंस की महत्ता को समझते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सन 1985 में हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की और ये हरियाणा में उस जगह स्थित है जो कि मुर्रा भैंस, जो कि दुनिया के अंदर बहुत अच्छी भैंस मानी जाती है, उसका होम ट्रैक्ट है, उसका जन्म स्थान है। तो मुर्रा के ट्रैक्ट के बिल्कुल बीच में ये स्थित है। इससे मुर्रा के उत्थान में और अधिक गति प्राप्त हुई। ग्रामीण भारत में भैंस पालन न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक उत्थान का स्वरूप भी बन गया है। भैंस पालन से ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रोजगार का सृजन भी हुआ है। साथ ही वैज्ञानिक विधि से भैंस पालन करके किसानों की आय में काफी इजाफा हो रहा है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में करीब 40 वैज्ञानिक हैं, जो भैंस नस्ल सुधार और प्रबंधन में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। संस्थान ने विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल मुर्रा पर सार्थक शोध कार्य किया है और पशुपालकों की भी पहली पसंद मुर्रा नस्ल ही है। इसके अलावा संस्थान के पंजाब के नाभा में स्थित उपकेंद्र में नीली रावी पर भी अनुसंधान काफी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। देश के 15 राज्यों में CIRB के केंद्र हैं, जो भैंसों की 7 प्रमुख नस्लों पर कार्य कर रहे हैं। पशुपालन में यदि विकास करना है तो उसके 3 अहम पहलू होते हैं। सबसे पहला है कि जाति या नस्ल का सुधार, और उसका सुधार करने के लिए हमको एनिमल की रिकॉर्डिंग चाहिए। तो हमारे यहाँ पशु का पूरा जो लेखा जोखा है, उसके माँ का, बाप का, जिसको सायर डैम बोलते हैं, और उस खुद का पशु के उत्पादन का, तो उसके बेसिस पे एक बहुत अच्छा पेडिग्रीड हर्ड, जिसकी वंश के हिसाब से हमको पूरी वंशागत उसकी उपलब्धियाँ, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता है। तो इस प्रकार के हमारे पास मुर्रा का जो हर्ड है, समूह है भैंसों का, वो हिसार में है। नीली रावी भैंसों का हमारा जो फार्म है वो नाभा में है, पंजाब में, क्योंकि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थापित करने के बाद नाभा में एक इसका उप परिसर 1987 में स्थापित किया गया। उसमें वहाँ पर नीली रावी एक मुर्रा जितनी ही अच्छी दुधारू भैंस की प्रजाति है, तो उस नस्ल के ऊपर वहाँ कार्य होता है। इसके अलावा देश के अंदर हमारे 15 अलग अलग राज्यों में संस्थान के केंद्र हैं, जहाँ पर हम नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन बफलो इम्प्रूवमेंट के तहत अन्य जो इस देश की उत्तम नस्लें हैं भैंसों की, उनके ऊपर शोध करते हैं ताकि उनका वंशागत उत्थान किया जा सके। और इसके लिए न केवल हमने ये हर्ड स्थापित किए हैं जो कि पेडिग्रीड हर्ड बोलते हैं, अपितु उनके अंदर परफॉर्मेंस उनकी रिकॉर्ड होती है, किस तरह का उन्होंने दूध उत्पादन किया, किस तरह का उनका ग्रोथ रेट रहा, क्या उनकी मोर्टलिटी मृत्यु दर रही, तो इस प्रकार की सारी, या बीमारियों से किस तरह का उनका सहनशीलता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका लेखा जोखा रखा जाता है। और उसके बाद आने वाले पीढ़ी के लिए, उसके बेसिस के ऊपर आने वाली पीढ़ी के लिए नर और मादाएं दोनों का सिलेक्शन किया जाता है, ताकि जो बच्चा पैदा हो वो उसमें सारे ही अच्छे गुण हों। तो इस प्रकार ये डिफरेंट सारे देश के अलग अलग भागों में हमने अलग अलग केंद्र बनाए हुए हैं, जो कि 7 ब्रीड हैं हमारे देश की जो प्रमुख, उन 13 में से, तो उन 13 में से 7 ब्रीड को हम पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह एड्रेस कर रहे हैं। भैंस की उन्नत नस्लों को किसानों तक पहुंचाने में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के योगदान को अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। लेकिन भैंस की अच्छी नस्ल होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ वैज्ञानिक विधि से प्रबंधन, रोगों से रक्षा और स्वच्छ दूध उत्पादन की विधियां ही सफल डेयरी किसान की पहचान है। भैंस हमारे देश की विभिन्न जलवायु के अनुसार ही ढली है, इसलिए कई रोगों से लड़ने में भी सक्षम है। साथ ही हरे चारे की अनुपलब्धता को भी आसानी से झेल लेती है। CIRB ने भैंस को प्रभावित करने वाले रोगों के बेहद कारगर टीके भी विकसित किए हैं और सफल पशुपालक को कई रोगों से बचाव के लिए उपलब्ध टीकों का उपयोग तो करना ही चाहिए, साथ ही अन्य रोगों से रोकथाम के उपाय करना भी आवश्यक है।
किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टीका वो गर्भधारण के लिए अपनी भैंस के अंदर रखवाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के लिए, उस टीके के ऊपर सारा लिखा होता है, किस झोटे का है वो जरूर देखें। पहले ये पूछें आप अपने इंसेमिनेटर से, जो भी इंसेमिनेशन करने आया, डॉक्टर है, कंपाउंडर है या बीएलडी है, कि ये टीका कौन से झोटे का आप मेरी भैंस के लगाने जा रहे हो, उस झोटे की क्या गुणवत्ता है, उसकी माँ के कितना दूध था, उसकी नानी के कितना था, उसकी दादी के कितना था, उसकी मेरे को नस्ल कैसी थी, उसकी मेरे को फ़ोटो दिखाइए। तो किसानों को ये जागरूकता होनी चाहिए कि जो जिस भैंस का टीका, भैंस के अंदर वो झोटे का टीका लगवा रहे हैं, उस झोटे की गुणवत्ता का ध्यान रखें। साथ में ये भी देखें कि वो जो टीका है वो किसी अच्छी संस्थान से बना हुआ है। हरियाणा सरकार में मुर्रा के हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में अच्छे टीके बनते हैं। हमारे संस्थान केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान से, ये भैंस की मैं बात करूं तो इस तरह के बैफ है एक उर्ली कंचन में, तो इस तरह के अच्छे संस्थान हैं, उनसे बने हुए आप टीके लें ताकि आपको ये इस चीज़ का भरोसा रहेगा कि इसकी गुणवत्ता अच्छी है और आपकी भैंस में बार बार फिरने की और इस तरह की बीमारी नहीं है। CIRB किसानों और बेरोजगार युवकों को भैंस पालन, प्रजनन और प्रबंधन संबंधी ट्रेनिंग भी देता है। अभी हाल ही में हमने मुर्रा पशुपालक का एक संघ बनाया है, जो कि अपनी जो उनकी मांग है, उनकी जो समय की अनुरूप पशुपालन में किस तरह बढ़ावा करना है, वो अपनी मांग हमें रख सकें ताकि हमारे संस्थान के वैज्ञानिक उन चीज़ों के ऊपर शोध कर सकें। तो ये हमारा किसानों से सीधा संवाद है। इसके अलावा किसान हमारे संस्थान में आकर हम हर महीने एक ट्रेनिंग रखते हैं। वो उत्तम भैंस पालन के ऊपर हो सकती है या कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर होती है या संतुलित आहार के ऊपर, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हैं जो कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो इन तीनों पर हम हर महीने कम से कम एक प्रशिक्षण करते हैं, जिसमें जो ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, जिस तरह कृत्रिम गर्भाधान की, उसमें हम केवल 15 गांव के जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं उनको अवसर देते हैं ट्रेनिंग लेने का। जो उन्नत पशुपालन, उन्नत भैंस पालन के ऊपर है, उसमें हम 100 तक के जो किसान हैं उनको हम एक बैच में लेते हैं ताकि वो ज्ञान यहाँ से ग्रहण करके और अपने पशुपालन को, अपने भैंस पालन को और भी अधिक साइंटिफिकली ओरिएंटेड उसको एक तरह से मॉडर्न तरीके से अपना कर सकें। उसमें फ़ीस होती है थोड़ी सी। वो फ़ीस इसलिए होती है कि हम किसानों को उस फीस के बदले में लिटरेचर देते हैं जो पशुपालन के ऊपर, भैंस पालन के ऊपर या इसके आहार व्यवस्था पे या इसकी प्रजनन व्यवस्था के ऊपर हमने हिंदी के अंदर साहित्य उपलब्ध करा रखा है, बना रखा है, वो हम किसानों को निःशुल्क देते हैं इस प्रशिक्षण में। तो फीस जो उनसे ली जाती है उसका यही ध्येय है कि जो किसान इच्छुक हैं, जागरूक हैं, वो ही आके ये ट्रेनिंग ग्रहण करें और साथ में जब ट्रेनिंग ग्रहण करेंगे तो उनको उसके बदले में हम इस तरह का जो लिटरेचर है वो उनको उपलब्ध करवाते हैं। भैंस पालन बरसों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है और आज खाद्य सुरक्षा और कुपोषण से लड़ने में भैंस की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भैंस पालन अब वैज्ञानिक और आधुनिक रूप ले चुका है, जिसमें केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की अहम भूमिका है। अगर कोई भी भैंस से संबंधित जानकारी आप चाहते हैं तो संस्थान की वेबसाइट http://www.cirb.res.in पर जाकर या संस्थान के टोल फ्री नंबर 1800-180-1043 और दूरभाष नंबर 01662276631 व 281602 पर भी संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। खेती किसानी से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचे, यही रहता है हमारा प्रयास। लेकिन सच मानिए, आपके अनुभव और प्रतिक्रियाओं का भी हमें इंतज़ार रहता है बहुत ही खास। पता आपने नोट कर लिया होगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से ज़रूर अवगत कराइएगा। कल के कार्यक्रम में उद्यान फसलों के बारे में कुछ और नई जानकारियों के साथ आपसे होगी मुलाकात। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।